लिए। और सब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ऑडिट पैरास को सामने लाया जाता है, ब्यूरोक्रेसी कितनी इन्वॉल्व होती है इस सारे काम में? देखिए, जिस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तक वक्त आता है उस वक्त तक बहुत कुछ आगे गुजर चुका होता है। मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि जिस वक्त एक बजट पास होता है तो असेंबली का जो ताल्लुक खत्म हो जाता है, वो बजट जो है महकमों को दे दिया जाता है। अच्छा। महकमे पूरा साल लगा के उसको खर्च करते हैं। जब वो महकमे खर्च करते हैं तो उसके साथ साथ होता यह है कि फिर उनका एक ऑडिट होता है। पाकिस्तान में दो महकमे हैं, एक है अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान, एक है ऑडिटर जनरल पाकिस्तान। अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान जो है वो प्री ऑडिट करता है, यानी उनके चेक जो हैं वो जारी होते हैं पहले थोड़ा सा देख के, लेकिन ऑडिटर जनरल जो है वो उनका ऑडिट करता है। अब ऑडिट करने के बाद एक रिपोर्ट बनती है, वो रिपोर्ट जाती है सेक्रेटरी के पास महकमे के, उसको कहते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी। ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स पर मुश्तमिल होती है। यहाँ पर अगर 100 पैरे हैं तो 90-95 पैरे जो है वो खत्म हो जाते हैं वहीं पर। वो किसी भी सियासतदान के पास नहीं जाते और वो जाहिर बात है कानून बना होता है। कुछ होते हैं पैरे जो बाद में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाते हैं, ये होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी और फेडरल गवर्नमेंट में भी। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फिर उनको बुलाती है और उसके बाद कहती है, फैसला करती है। उनका काम फैसला करना है, ब्यूरोक्रेसी तो वहाँ ताल्लुक ही नहीं रह जाता। असल मसला ये है कि हालत इनकी ये है, 10 साल पुराने पैरे भी अभी तक चल रहे हैं और वो 10 साल पुराने पैरों पर भी अभी तक काम हो रहा है। ये इनकी इफेक्टिवनेस का हाल होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। नहीं तो फिर और साहब ये जो भी जवाब पेश किया जा रहा है, फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब को क्या गलत इन्फॉर्मेशन पास की जाती है और क्या खुद जो काम नहीं किया और अपनी काहली को छुपाने के लिए इस तरह के जवाब गढ़े जा रहे हैं? जी, बुनियादी तौर पर मसला यही है कि जब आपके आते आते तो ब्यूरोक्रेट का काम खत्म हो चुका होता है। सारे के सारे पैरे जो हैं वो आपके पास वहां पर पहुंच जाते हैं। आपने उस पर गौर करना है, आपने उस पर ऑर्डर पास करना है, आपने उसके ऑर्डर के बुनियाद पर रिकवरी होनी है, आपने उसके ऊपर सजा तजवीज़ करनी है। ब्यूरोक्रेट वहां से कहाँ से आ गया? सारा तो वहां मौजूद हो गया। वो कहते हैं जी ब्यूरोक्रेट कॉपरेट करते, आप सेक्रेटरी को बुलाते हो, जो कॉपरेट नहीं करता आप उसको सजा दो, आप उसको एंटी करप्शन को रेफर करो, नैब को रेफर करो, खत्म करो मसला। ये कैसे होता है कि वो कॉपरेट नहीं करेगा आपको? सही। अब और ये सब ये मेरा ख्याल है कि कोई इस तरह की बात नहीं है जो कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के इल्म में ना हो। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन वज़ीर-ए-आज़म साहब को दी जाती है तो वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या मनन यकीन कर लेते हैं इस तरह की बात के ऊपर? क्या समझा जाए इसको? देखिए, मैं 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उनके सामने जो भी पिक्चर पेश की जाती है वो एक दिन को उसको यकीन करते हैं, कुछ हफ्ते के बाद उनकी वो पिक्चर सारी की सारी कोई और बदल जाती है। उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि क्या चीज है। ब्यूरोक्रेसी ने उनको बिल्कुल घुमा के रखा हुआ है 3 साल से। और वो जिस तरह के ब्यूरोक्रेट होते हैं, मैं आपको अंदाजा नहीं। देखिए, पाकिस्तान का जो ब्यूरोक्रेट है ना, ये सारी करप्शन बेसिस इन्हीं के साथ चलती है। आप खुद देखें कि अपना जो जर्नल है उसको 5 से 7 साल लगते हैं फाइल पढ़ते हुए, समझते हुए। और दूसरी बात ये होती है कि अपना जो पॉलिटिशियन है लेकिन उसको बिल्कुल समझ नहीं आती कि कैसे होना है। तो ये अब ऐसी सूरत हाल के अंदर आप खुद सोचें क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ये बताएगा कि इस वक्त हुकूमत को मिनी बजट लाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? क्या IMF की तरफ से जो शराइत मिल रही हैं ये इतलाक उसी वजह से किया जा रहा है? देखिए, जो ओरिजिनल मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF के साथ किया था, वो उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के साथ हुआ था और मार्च की 24 तारीख को हुआ था। उस वक्त हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो थे वो डॉक्टर हफीज़ शेख साहब थे। वहाँ पे हमने 3 बड़े वादे किए थे। एक वादा किया था कि बिजली की मद में 900 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा किया जाएगा, 5 से 6 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ाई जाएगी। दूसरा वादा किया गया था कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर 30 रुपए फी लीटर इजाफी टैक्स लगाया जाएगा और उसके नतीजे में कोई 610 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा किया जाएगा। और तीसरा बड़ा वादा ये था कि कोई 350 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं जिन पे अभी एग्जम्पशन दे रखी है, वो एग्जम्पशन वापस ले ली जाए। अब ये मार्च का महीना है, पाकिस्तान के वादे हैं IMF के साथ। अप्रैल में आपको पता है कि हमारे पास एक नए वज़ीर ख़ज़ाना साहब आ गए, शौकत तरीन साहब आ गए और उन्होंने ये कहा कि मैं बिजली के रेट भी नहीं बढ़ाऊँगा और गर्दिशी क़र्ज़ात पे भी काबू पा लूँगा, मैं टैक्स भी नहीं बढ़ाऊँगा और मैं टैक्स के रेवेन्यू भी बढ़ा लूँगा। तो उसके ऊपर IMF ने उनको इजाज़त दे दी कि हम 6 महीने के लिए साइट पे हो जाते हैं, आपके पास जो जादू की छड़ी है, उसको आप इस्तेमाल करें और जो आप वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, उनको पूरा करके दिखा दें। अब वो 6 महीने गुज़र गए और शौकत तरीन साहब की जो जादू की छड़ी है, उसने काम नहीं किया। तो हम वापस
आईएमएफ के पास चले गए और मजबूर हो गए जाने के लिए। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो मुज़ाकराती स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, वो कमज़ोर हो गई 6 महीने गुज़रने के बाद। और हम मजबूर थे कि आईएमएफ जितनी भी शराइत हमारे ऊपर लगाए, हुँ, अब हम उसको कबूल करना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी हो गया था। हुँ। मुझे यकीन है कि हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तानियों को किसी तरह रिलीफ़ दी जाए। अच्छा। शायद इलेक्शन की तैयारी में रिलीफ़ दी जाए, हुँ, वोट माँगा जाए उसकी बुनियाद के ऊपर। लेकिन अगर आईएमएफ का हिस्सा बनते हैं, उनके पैकेज में जाते हैं, तो हुँ, फिर आईएमएफ जो है वो किसी किस्म की रिलीफ़ की इजाज़त नहीं देगी। हुँ, अगर आईएमएफ में नहीं जाते, तो जिस तेज़ी से डॉलर्स के ज़खायर जो हैं वो गिर रहे हैं, अगले 12 महीने के लिए हुकूमत चलाना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। तो हुँ, हुकूमत बहुत डिफ़िकल्ट पोज़ीशन में है, हुँ। बहुत मुश्किल फ़ैसला करना होगा। सही, तो फ़ारूक सलीम साहब, अब कौन सँभालेगा, किसको समझ आएगी? क्या हम फिर देखेंगे कि कुछ अरसे बाद नए वज़ीर ख़ज़ाना होंगे, फिर उन पे जो है तकिया किया जाएगा कि शायद यही डूबती नैया को सँभाल लें? देखिए, दिस तो ओनली टाइम विल टेल। अगर तारीख आप सामने रखती हैं, तो पिछले 40 महीने जो पीटीआई की हुकूमत के गुज़रे हैं, हुँ, टेक्निकली औसतन 5 वज़राए ख़ज़ाना आए हैं और गए हैं। हुँ, तो आप समझिए कि 9-10 महीने मिलते हैं एक वज़ीर ख़ज़ाना को। और ये 9-10 महीने काफ़ी नहीं है कि हुँ, कोई पॉलिसी का माहौल पैदा किया जाए, कोई पॉलिसी बनाई जा सके। तो टीम जो है वो भी, मैं समझता हूँ कि पीटीआई कोशिश कर रही है कि तश्कील दी जाए। देखिए, ये किसी भी मुल्क की मईशत को कामयाबी से चलाने के लिए मैं समझता हूँ कि 4 फ़ेज़ेज़ होते हैं। पहले फ़ेज़ में आप टीम तश्कील देते हैं, हुँ, फिर वो कई महीने वो टीम बैठती है, मनसूबाबंदी करती है, हिकमत अमली बनाती है, प्लान सामने लाती है। फिर तीसरे फ़ेज़ में उन प्लान्स और उन मनसूबाबंदी के ऊपर अमल दरामद होता है, और चौथे फ़ेज़ में जाके फिर नताइज सामने आते हैं। अब यहाँ पे तकरीबन 60% वक़्त जो है, वो पीटीआई हुकूमत का गुज़र चुका है। और हुँ। अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी टीम तश्कील दी जा रही है, यानी कि काम तो पहले पीटीआई अभी मरहले में है ना फ़ेज़ अभी। 1 में अटकी हुई है। हाँ, अभी हाँ। पहले मरहले में अटके हुए हैं, तो ये तवक्को रखना कि बाकी जो 2 साल रह गए हैं, उसमें किसी किस्म के हुँ, नताइज सामने आ पाएँगे, मैं हुँ। समझता हूँ कि वो तवक्को रखना गलत है। सही। अच्छा, जनवरी में के पहले हफ्ते में मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। लगभग 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। मज़ीद कितना बोझ और आवाम बर्दाश्त कर पाएगी? फ़ारूक सलीम साहब, इदारा शुमारियत के मुताबिक गुज़श्ता 21 महीने की बुलंद तरीन सतह पर है इस वक्त महंगाई। जी, आपने इन्फ्लेशन का रेट बताया 11.5%। मैं समझता हूँ कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेट जो दोबारा से पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बताया है, हुँ, जो वो कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जिसका मतलब ये है कि जिसमें तकरीबन 50 के लगभग जो ज़रूरत की अशिया हैं, जो आम हुँ, आदमी इस्तेमाल करता है, हुँ। उनमें जो महंगाई आई है वो 18% आई। अच्छा। हैरानकुन महंगाई है। हुँ, और एक और होलसेल प्राइस इंडेक्स भी वही हुकूमती इदारा बताता है, वो उससे भी ज़्यादा हैरानकुन है, वो 27% आई। होलसेल के ऊपर जो कीमतें बढ़ी हैं, वो 27% बढ़ी हैं, जिसका हुँ, मतलब ये है कि यही होलसेल वाली कीमतें जो हैं, ये अगले चंद हफ्तों में रिटेल के लेवल पे आ जाएँगी। हुँ। और इसका मतलब ये होता है कि रिटेल की लेवल के ऊपर कीमतें कम होने वाली नहीं हैं, बल्कि मज़ीद बढ़ने वाली हैं।